हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले मॉडल सेट 33 यानी 33 तक हो गया था। अब देख लेते हैं 34 नंबर मॉडल सेट 34। पहला है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? एलिथ्रिन। जो मच्छर भगाए जाते हैं ये क्या है? मस्कीटो। मस्कीटो भगाने वाली दवाओं में सक्रिय जो रसायन है एलिथ्रिन है। क्या है? नाम है एलिथ्रिन। एलिथ्रिन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? तो एलिथ्रिन। कौन सी दवा है? एलिथ्रिन। आगे है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है ये रेशेदार कांच का। देखिए इसके पहले बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अगर फाइबर पूछेगा, अगर इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट में बनाने के लिए फाइबर पूछेगा तो केवलर। केवलर। वहीं अगर बहुलक पूछेगा, क्या पूछेगा? बहुलक, तो हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। क्या होगा? पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए या बुलेट प्रूफ कोई भी वस्तु बनाने के लिए उसमें जो प्रयोग किया जाता है ये रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं बुलेट प्रूफ या बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में अगर फाइबर पूछेगा तो फाइबर हो जाएगा केवलर। केवलर। क्या होगा? केवलर। और वहीं अगर बहुलक पूछेगा तो पॉलीकार्बोनेट्स। यहाँ पे इससे बुलेट प्रूफ जैकेट यानी बुलेट प्रूफ वस्तु से यहाँ पे ये जो 3 इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट दिया जा रहा है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का। अगर कांच पूछे तो रेशेदार कांच का, फाइबर पूछे तो केवलर का, और बहुलक पूछे तो पॉलीकार्बोनेट्स का। एक बार और देख लेते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है, और बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में फाइबर का जो प्रयोग किया जाता है वो फाइबर होता है। फाइबर का नाम है केवल। वहीं बहुलक जो होता है पॉलीकार्बोनेट्स होता है। पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कौन होता है? ये कोयला। ये जो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान यानी सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा जो किससे प्राप्त किया जाता है? कोयला से। ठीक है। तो इसलिए वाणिज्यिक ऊर्जा का ये क्या हो गया? ये प्रधान हो गया भारत में। भारत में ये इस कोयला क्या हो गया? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान हो गया। आगे है फूलों का अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथ्रोलॉजी नहीं, एंथोलॉजी। एंथ्रोलॉजी दूसरा हो जाता है, ये है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आगे है आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है O2। ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। आगे लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर का यौगिक। लहसुन में जो अभिलाक्षणिक गंध होता है वो किसके कारण होता है? सल्फर यौगिक के कारण होता है। आगे देखते हैं। यहाँ तो हो गया लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण? तो सल्फ्यूरिक यौगिक के कारण। आगे है मुर्गियों में जो रिकेट्स रोग होता है। मुर्गियों में जो रिकेट्स रोग होता है किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी के कारण मुर्गी में जो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी के कारण। तो यहाँ से डायरेक्ट है विटामिन डी की कमी के कारण मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है। आगे मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास कितना होता है? ये देखिए, ये व्यास है,
कितना होता है 0.007 यानी 0.007 मिलीमीटर, 0.007 मिलीमीटर। ये हो गया WBC का व्यास। RBC का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। WBC का जीवन काल क्या होता है मैक्सिमम 1 सप्ताह यानी 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 7 डेज। आगे है यूरिया रक्त को पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा, किडनी को ही गुर्दा बोलते हैं। ये यूरिया रक्त से अलग पृथक किया जाता है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। आगे है एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। यहाँ जल से रिलेटेड है, जल जहाँ होगा हाइड्रो आएगा और जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट बोलते हैं। आगे है लाइकेन मिश्रित जीव में जो बने होते हैं वो क्या होते हैं कॉक और शैवाल से। जो लाइकेन बना होता है ये कॉक और शैवाल का एक मिश्रण होता है। कौन? लाइकेन कॉक और शैवाल का मिश्रण होता है। आगे है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है प्रोटीन को। आगे किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा है? रेनिन। यानी रेनिन क्या करता है? दूध प्रोटीन को पचाता है। आगे शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से। शरीर में जो ऊतकों का जो नियोग होता है यानी सबसे ज़्यादा जो शरीर बना होता है किससे? प्रोटीन से। आगे विटामिन डी के उत्सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम भी है कैल्सीफेरॉल। आगे है लौड़ो या उड़ो हार्मोन है एड्रीनल हार्मोन। कच्चे फलों के कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। ये कृत्रिम रूप से एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से एथिलीन। ये कृत्रिम रूप से प्रयुक्त पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। और जो प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है वो होता है एथिलीन। कौन सी है? एथिलीन। ये एथिलीन क्या करता है? प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। आगे है फुट और माउथ रोग मवेशी के और शुअर में होता है। फुट व माउथ रोग पाया जाता है जनरली मवेशी और शुअर में, और ये विषाणु द्वारा होता है। फुट एंड माउथ किससे होता है? विषाणु से। इससे विषाणु यानी वायरस से होता है। ठीक है। आगे भोजन विषाक्तता का कारण होता है ये सैल्मोनेला बैसिलाई। ये है सैल्मोनेला बैसिलाई। ये बैक्टीरिया है जिससे भोजन का विषाक्तता का कारण होता है। सैल्मोनेला बैसिलाई। ये है सैल्मोनेला बैसिलाई। ये भोजन के विषाक्तता का कारण है सैल्मोनेला बैसिलाई। आगे है एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। एथलीट फुट किससे होती है? ये फफूंद से होती है। एथलीट का जो फुट होता है यानी जो धावक होता है जो धावक होता है उसका जो फुट यानी जो पैर की बीमारी होती है किससे होती है? फफूंद से। किससे? फफूंद। ये कौवा का एक प्रकार है फफूंद। इसके ऊपर था फुट और माउथ का रोग होता है मवेशी और शुअर में। ये जनरली वायरस के कारण होता है। ठीक। चलिए मॉडल सेट 35 देख लेते हैं यानी 35 नंबर। पहला है डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ये डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या करता है? गुणसूत्र में जो संख्या होता है वो परिवर्तन के कारण है। यहाँ पे सिंपली पूछा है कि डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक विकार क्या होता है, तो गुणसूत्र में परिवर्तन कर देता है। जैसे 46 है तो ये 47 हो जाता है और नहीं तो 45 हो जाता है। यही है विकार। ठीक है। तो ये जनरली हमको चाहिए गुणसूत्र में 23 + 23 ये हो गया 46। ये हमको जनरली चाहिए
लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये विकार जो होता है, विकार के कारण हमारा क्रोमोसोम 47 या 45 यानी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, उसी को विकार कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों का विकार यानी अनुवांशिक विकार कहते हैं। तो वहीं यहाँ पे डायरेक्ट है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या है ये नहीं पूछा यहाँ पे, वो परिवर्तन के कारण पूछा है। आगे है गोलकृमि निमेटोड, इसका रासायनिक नाम है निमेटोड। गोलकृमि का रासायनिक नाम है निमेटोड। से होने वाला रोग है फाइलेरिया। देखिए गोलकृमि क्या करता है, गोलकृमि से होता है फाइलेरिया, इसका रासायनिक नाम है निमेटोड। निमेटोड से होने वाली बीमारी फाइलेरिया, गोलकृमि से होने वाली बीमारी फाइलेरिया। गोलकृमि का ही रासायनिक नाम है निमेटोड। तो गोलकृमि से होने वाली बीमारी क्या है, फाइलेरिया। आगे है ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दे को, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राइट्स जो रोग होता है किसको प्रभावित करता है, ये हमारे गुर्दे को प्रभावित करता है, ब्राइट्स रोग। आगे है पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ कौन से है, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये पेयजल को शुद्ध करने के लिए 2 रासायनिक पदार्थ है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ये पेय जल को क्या करता है, शुद्ध करता है। शुद्ध करने वाला 2 रासायनिक पदार्थ है, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। आगे है हवा से हल्की गैस है हाइड्रोजन। हवा से जो हल्की गैस है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी हल्की गैस है हीलियम। आगे हवा से भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हवा से भारी गैस पूछेगा तो CO2, और हवा से हल्की गैस है तो O2, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भारी, हवा से भारी CO2 और O2 हवा से हल्की गैस है। देखिए आगे है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, यानी थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है, योजना क्या है, थर्मोस्टेट क्या करता है, इसी का ये सेंस है प्रयोजन, यानी ताप में को स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, ताप क्या करता है, स्थिर रखता है। नाम से ही यहाँ से हम सेंस डेवलप कर सकते हैं कि थर्मोमीटर क्या करता है, तापमापी है। थर्मोमीटर तापमापी है, और यहाँ पे थर्मोस्टेट जुड़ा हुआ है, यानी स्टेट मतलब स्थिर रखना, स्टैटिक्स स्थिर रखना। तो तापमान को जब स्थिर रखता है उसी को थर्मोस्टेट कहते हैं। ये जनरली कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में। इसके पिछले मॉडल सेट में हम बता दिए हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का जो काम होता है वो क्या करता है, ताप को स्थिर रखता है, यानी सामान्य बराबर रखता है। यहाँ आगे है द्रव्य स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को। ये जो द्रव्य स्वर्ण के रूप में किसको जाना जाता है, पेट्रोल। ये द्रव्य लिक्विड स्वर्ण पेट्रोल को कहा जाता है। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहते हैं, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं, और द्रव्य स्वर्ण पेट्रोल को कहते हैं। ये लिक्विड गोल्ड हो गया, और ये वाइट गोल्ड प्लेटिनम को, और लिक्विड गोल्ड पेट्रोल को। वाइट गोल्ड प्लेटिनम को और लिक्विड गोल्ड पेट्रोल को। आगे है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ये मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 2। आगे है गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम के द्वारा, ये ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण के द्वारा सांस लेते हैं। आगे है मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, ये 1971 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि मातृकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है कब लागू की गई थी। मातृकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है कब लागू की गई थी, 1971 में, 1971 में। मातृकों की पद्धति कब लागू की गई थी, 1971 यानी 1971 में। आगे है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। देखिए ये सीमेंट है, ठीक है। सीमेंट में जनरली कौन कौन से प्रमुख घटक है, चूना, पहला क्या है चूना, सेकंड है सिलिका, और थर्ड है एल्यूमिना, एल्यूमिना, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण घटक है किसका, सीमेंट का। पोर्टलैंड सीमेंट या सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना। चूना, सिलिका, एल्यूमिना, ये पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है, चूना, सिलिका और एल्यूमिना। आगे देखते हैं, आगे है कार्य का मात्रक जूल। देख लिए यहाँ पे कार्य का मात्रक यानी वर्क का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ वर्क जूल। आगे है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के।
746 वाट। 746 वाट का होता है एक अश्व शक्ति, यानी 1 हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है? 746 वाट, यानी 746 वाट का। एक माइक्रोन बराबर होता है, ये 0.001 कहें या इसी को 10⁻³ कहें, कितना? 10⁻³ मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर या 10⁻³ मिलीमीटर। आगे है एक पिकोग्राम। पिकोग्राम 10⁻⁻12। पिको क्या होता है? 10⁻⁻12 पिको होता है, उसी को पिकोग्राम कहेंगे तो 10⁻12 ग्राम। आगे है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1957। कब से? 1 अप्रैल 1957 से भारत में मीट्रिक पद्धति प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1957 से मीट्रिक पद्धति का प्रारंभ की गई भारत में। ठीक है। आगे है गैसों का दाब मापा जाता है, ये मैनोमीटर में। मैनोमीटर में किसका? गैस का जो दाब होता है वो मापा जाता है मैनोमीटर में। गैसों का दाब किस में मापा जाता है? मैनोमीटर में। आगे है टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ये टैक्यो नामक यंत्र जो है इससे क्या मापा जाता है? टैक्योमीटर से वायुयान और मोटर की गति। टैक्योमीटर से वायुयान और मोटर की गति मापी जाती है। टैक्योमीटर से टैक्योमीटर से क्या मापा जाता है? वायुयान और मोटर की गति। टैक्योमीटर से वायुयान और मोटर की गति मापी जाती है। देखिए आगे है पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। पौधे में जो वृद्धि मापी जाती है किस यंत्र से मापी जाती है? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ, ये क्रेस्कोग्राफ से पौधों में जो वृद्धि मापी जाती है ये क्रेस्कोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? क्रेस्कोग्राफ यंत्र से। देखिए मॉडल सेट देख लेते हैं 36 यानी 36 नंबर। पहला है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? पौधों में वृद्धि मापी जाती है। क्रेस्कोग्राफ जो यंत्र है इसकी आविष्कार किए थे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने इसका आविष्कार किए थे, इससे पौधे की वृद्धि मापी जाती है। आगे है रडार। रडार का पूर्ण रूप क्या है? यानी रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार RADAR। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिक्टेशन एंड रैंगिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या हो गया? रडार, रेडियो डिक्टेशन एंड रैंगिंग। रेडियो RA से रेडियो, D फॉर डिक्टेशन, A फॉर एंड और R फॉर रैंगिंग। ठीक है, ये रडार का फुल फॉर्म हो गया। आगे पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। pH पैमाना, ये pH पैमाना देखिए, ये pH पैमाना है। ठीक है, pH पैमाने से अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन किया करते हैं। pH देखिए पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता यानी एसिडिटी एंड बेस का जो आकलन है किया जाता है pH पैमाने पर। यहाँ पे pH है तो pH का फुल फॉर्म क्या होगा? ये pH का फुल फॉर्म होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन फुल फॉर्म क्या होगा इसका? पावर ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्म याद रखेंगे। अब देखिए जब pH मान होता है, ये जैसे इसका पैमाना होता है, जैसे ये हो गया, ये बीच में न्यूट्रल यानी 7, ये 14 तक होता है और इसके पहले 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुआ और 14 तक गया और बीच में जो ये जो 7 है ये न्यूट्रल का काम करता है। ठीक है, जब ये 0 और 7 के बीच में रहेगा तो मान होगा एसिड होगा, वो किसका लक्षण होगा? एसिड का। ठीक है, नहीं अम्लीयता का। और वहीं जो 7 से 14 के बीच में होगा ये होगा बेस। ये क्या होगा? बेस का। ये जब 0 और 7 के बीच में pH मान होगा, 0 और 7 के बीच में pH मान होगा तो ये होगा एसिड।
और 7 से 14 के बीच में जो इसका pH होगा वो होता है बेस। ठीक है, देखिए इसके जो pH मान है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का खोज किया था सोरेनसन। कौन किए थे? सोरेनसन। इसको ध्यान में रखेंगे, pH मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन। फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और 0 से 14 तक इसका वैल्यू वेरी करता है। 0 और 7 यानी 7 जो होता है, 7 बीच में यानी न्यूट्रल होता है। 7 और 14 के बीच में जो होगा बेस होगा, और 0 और 7 के बीच में होगा एसिड का लक्षण होगा। यहाँ पे एक जैसे हम ब्लड देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड का pH मान होता है 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। 7.4 के बीछ में होता है। ये देखिए, ये है 7 से ज़्यादा है। ये 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बेस होगा। तो इसलिए हमारा जो ब्लड है ये क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ pH से सारे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता गया। pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का खोज किया था सोरेनसन, और इसका पैमाना 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 के बीच में जो रहता है एसिड रहता है, और 7 से 14 के बीच में होता है वो बेस होता है। इसका लक्षण बेस होता है। जैसे यहाँ पे ब्लड का एग्जांपल दिख रही है। ब्लड का pH मान होता है 7.3 से 7.4 तक। ये किसका लक्षण आ जाएगा? ये बेस का यानी क्षारीय होगा। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। क्या करता है? आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। ये लवणता की रेखा है, समान सल्टिनेशन यानी समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। आगे है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। वाटर जेट का प्रयोग किस में किया जाता है? अग्निशमन में। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? अग्निशमन में। आगे है हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? समय मापन का। हॉरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समय मापन का। हॉरोलॉजी के अंतर्गत किसका मापन किया जाता है? समय मापन का। आगे है घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या करता है? ट्राइबोलॉजी। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। आगे है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन किया था। सभी को जनरली पता होगा गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ये पार्सेक है, किसका इकाई है? दूरी का। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। दूरी का कुछ और इकाई देख लेते हैं। ये दूरी का पार्सेक है। देखिए दूरी का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेगा तो ये दूरी का इकाई है। उसके बाद लाइट ईयर कहेगा तो ये भी दूरी का इकाई है। क्या कहेगा? लाइट ईयर LY लाइट ईयर या पार्सेक, ये तीनों क्या है? दूरी का इकाई है। कुछ और दूरी का इकाई देख लेते हैं। किलोमीटर, उसके बाद माइल, ये नॉटिकल मील, और ये तो तीनों हो गया। किलोमीटर, माइल, नॉटिकल मील, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक, ये क्या है? सब दूरी का इकाई है। अब इसका मान देख लेते हैं। अगर देखते हैं 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है? 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16। कितना होता है? 16 मीटर। ये पार्सेक का इकाई है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये पार्सेक का हो गया। 1 लाइट ईयर, अगर लाइट ईयर का देखेंगे तो लाइट ईयर का हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15। सॉरी माइनस नहीं होगा, 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये हो गया लाइट ईयर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये हो गया लाइट ईयर। अब अगर देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU, इसका होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है,
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया 1.4 यानी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर यानी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। 1 लाइट ईयर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 यानी 15 मीटर, और 1 पार्सेक इक्वल टू हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर यानी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आगे देखते हैं 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, ये 10⁻7 अर्ग 1 जूल के बराबर होता है। 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसीबल, 10 डेसीबल क्या होता है 1 बैरल के बराबर होता है। आगे है सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आगे है न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के जो प्रथम गति का नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए आगे है यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पर जी, स्मॉल जी का मान क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है 0, और स्मॉल जी का मान ऐसे मात्रक में क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। और इसके जो पृथ्वी के केंद्र पर होगा ये एपी सेंटर यानी पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे अगर कैपिटल जी का मान देखेंगे तो कैपिटल जी का मान हो जाएगा आपको 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैपिटल स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये इसका स्मॉल जी का मान कैपिटल केंद्र पर 0 होता है। आगे है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा परिवर्तनशील रहेगा। परिवर्तनशील रहेगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा परिवर्तनशील रहेगा। आगे है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे हवा में है, ठीक है, निर्वात में नहीं है। निर्वात में अलग सेंस होता है और हवा में अलग होगा। हवा में रुकावट होता है लेकिन निर्वात में कोई रुकावट नहीं होता है। जब हवा में भारी और हल्का वस्तु को ऊपर से गिराएंगे सामान्य भार को केंद्र, हवा में लोहे और लकड़ी की सामान्य भार को गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ये हवा में है क्योंकि यहाँ पर रुकावट पैदा होती है। निर्वात में है लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगा। ये निर्वात में, इसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रुकावट उत्पन्न होता है। वहीं ऊपर बोला है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है परिवर्तनशील होता है। आगे भारीनता होती है। भारीनता क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारीनता कहलाती है। यानी जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति 0 हो जाती है तो उसी को भारीनता कहलाती है। भारीनता में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति क्या होगा 0 हो जाएगा। आगे है वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति, क्या कारण है, वर्षा की जो बूंद होता है वो गोलाकार क्यों होता है, ये पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण ये वर्षा का जो बूंद होता है वो गोलाकार आकृति का होता है। यहाँ पे परिवर्तनशील का अर्थ है कि परिवर्तन होगा, अपरिवर्तनशील का मतलब होगा तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे परिवर्तनशील का मतलब परिवर्तन होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि इससे जुड़ कर इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।